ये जो इनका परिवार है, जेम्स फैमिली, वो यूरोप और अमेरिका में क्या हुए हैं, अक्सर कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी यूरोप, कभी अमेरिका, ऐसे होते रहे। Exposing young Henry to diverse cultures, languages and literary traditions. जिसके कारण क्या हुआ कि यंग हेनरी जेम्स जब छोटे थे तो इनको बहुत कुछ कह सकते हैं कि अलग अलग कल्चर से सीखने को मिला, अलग अलग भाषाओं को ये सीखे और लिटरेरी ट्रेडिशंस को भी इन्होंने सीखा, अलग अलग जगह के लिटरेचर को इन्होंने पढ़ा। एजुकेशन की बात करें तो इनका एजुकेशन अनकन्वेंशनल था, बड़ा ही अजीब तरीके से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ, इन्वॉल्विंग ट्यूटर्स एंड प्राइवेट स्कूल्स इन जेनेवा, लंदन, पेरिस एंड बॉन। कुछ ट्यूटर्स ने इनको पढ़ाया और कुछ प्राइवेट स्कूल से भी ये पढ़े, जेनेवा में, लंदन में, पेरिस में, बॉन में, अलग अलग जा करके ये पढ़ाई की। He briefly attended Harvard Law School in 1862 और लास्टली हार्वर्ड लॉ स्कूल में 1862 में ये ज्वाइन किए, बट फाउंड इट अनफुलफिलिंग, प्रेफरिंग लिटरेचर। लेकिन लॉ, हार्वर्ड लॉ स्कूल में जब ये गए तो वहां ये फुलफिल नहीं कर पाए और इनका ध्यान फिर किधर चला गया, लिटरेचर की ओर चला गया, लॉ पढ़ाई से लिटरेचर की ओर चला गया। His voracious reading of English, French, Russian and American classics. इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, फ्रेंच पढ़ा, रशियन पढ़ा, अमेरिकन क्लासिक्स को पढ़ा और बहुत सारे राइटर को भी पढ़े, जैसे बैल्जैक को पढ़े, हाथॉर्न को पढ़े और चार्ल्स डिकेंस को पढ़े, ऑन हिचक्राफ्ट। और इन लोगों के लिटरेचर को पढ़ने के बाद इंस्पायर होकर के अपनी राइटिंग में इन लोगों के टेक्निक का यूज किया। पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर का भी नाम सेम था, हेनरी जेम्स, बट ये इनके फादर सीनियर और ये बच्चा का जूनियर। इनके फादर 1811 से 1882 तक रहे, एक थियोलॉजियन थे और एक फिलोसोफर भी थे। इनके फादर वाज अ फॉलोअर ऑफ स्वीडन बॉर्गियन मिस्टिसिज्म, और स्वीडन बॉर्गियन मिस्टिसिज्म के इनके फादर जो है वो फॉलोअर भी रहे। ये भी एक फिलॉसफी थी, एक ग्रुप था, तो इसके फादर उसके फॉलोअर रहे हैं। He was affluent, socially connected and fostered an intellectual environment. और इनका जो डेवलपमेंट हुआ इस तरह के सोशली कनेक्टेड कल्चर में हुआ और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में हुआ इनका डेवलपमेंट। और इसलिए कहते हैं कि इनकरेजिंग चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू यूरोपियन कल्चर, और अपने बच्चों में ये क्या किया, एक्सपोजर करते रहे, क्या चीज को लेके, यूरोपियन कल्चर। हिज इन्फ्लुएंस इंस्टिल्ड इन हेनरी अ फैसिनेशन विद कॉन्शियसनेस एंड मोरालिटी। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो हेनरी के फैसिनेशन में विद कॉन्शियसनेस एंड मोरालिटी, मोरालिटी और कॉन्शियसनेस के साथ इनका झुकाव, लगाव, फैसिनेशन जो था, अट्रैक्शन जो था वो था। अब आते हैं कि मदर की बात करें तो मैरी वॉल्स जेम्स इनकी मदर है, 1810 से 1882। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है कि इनके फादर जो थे वो 1 साल छोटे थे इनकी मदर से। एंड हाइरिस प्रोवाइडेड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। इनकी मदर से इनको क्या मिला, तो इमोशनल स्टेबिलिटी मिला और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। दोनों का डेथ एक ही टाइम में हुआ है सर? हाँ, डेथ एक ही ईयर में हुआ है। इनका जो नर्चरिंग है, यानी इनका जो डेवलपमेंट हुआ, अलाउड हेनरी टू परस्यू राइटिंग विदाउट इकोनॉमिक प्रेशर। और माँ ने जिस तरह से देखभाल किया, प्रॉपर गाइडेंस की, केयर की, जिसके कारण क्या हुआ कि इनके राइटिंग में कभी भी इकोनॉमिक प्रेशर नहीं आया। हेनरी वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। हेनरी जेम्स जो थे वो हेनरी जेम्स सीनियर और मैरी वॉल्स जेम्स के 5 संतानों में दूसरे नंबर पे थे।
विद सिबलिंग्स इंक्लूडिंग विलियम जेम्स, फिलोसोफर है और साइकोलॉजिस्ट है। इनके भाई बहनों की बात करें तो विलियम जेम्स जो है वो एक फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट है। एलिस जेम्स की बात करें तो डायरिस्ट हैं जो डायरी राइटिंग लिखते हैं। गार्थ विल्किंसन जेम्स और रॉबर्टसन जेम्स ये इनके सिबलिंग्स हैं। अब आते हैं इनके लिटरेरी करियर। बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है, बहुत सारे वर्क्स हैं इनके। जेम्स जो है अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत 1860 में करते हैं और इनका जो पब्लिशिंग रिव्यूज एंड शॉर्ट स्टोरीज इन अमेरिकन मैगजीन्स लाइक द अटलांटिक ऑफ एरर, अ ट्रेजेडी ऑफ एरर 1864 में आया। कॉमेडी ऑफ एरर किनका है? ट्रेजेडी ऑफ एरर इनका है हेनरी जेम्स का। कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर का है ना, एक इंपॉर्टेंट प्ले है विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स, और बहुत ही छोटा प्ले, सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है शायद उनका। अ ट्रेजेडी ऑफ एरर 1864 में इनका ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुआ और एनोनिमसली पब्लिश हुआ। इनका नाम उसमें मेंशन नहीं था, एनोनिमसली पब्लिश हुआ। By his mid-20s, he was recognized as a skilled writer of short fiction. जब ये 20 साल के लगभग हुए, mid-20 में आए, 20 साल नहीं कहेंगे उससे भी पहले, लगभग 15-16 ईयर के लगभग, 15 के बाद, 15-16 में, तो ये एक स्किल्ड राइटर के रूप में पहचान इनको मिली शॉर्ट फिक्शन के लिए। छोटे छोटे नॉवेल्स या छोटे सर एक मिनट सर डिस्टर्ब करेंगे। एनोनिमसली मतलब हो गया कि मतलब बिना नाम के, हाँ बिना नाम का, नहीं, जैसे होता क्या था ना दी, जैसे बहुत लोग क्या करते थे ना, कुछ वर्क को लिखते थे और अपना नाम मेंशन नहीं करते थे। ठीक है, हाँ। तो वैसे सिर्फ नीचे वो एनोनिमसली लिख करके उस वर्क को पब्लिश करवा देते थे। ठीक है, हाँ। नाम के जगह पे एनोनिमस लिख देते थे। ठीक है, अनजान, किसी अननोन पर्सन का वर्क, हालांकि ये वर्क इन्हीं का था। ठीक है, तो राइटर ऑफ शॉर्ट फिक्शन के रूप में ये बहुत ही फेमस हुए, स्किल्ड राइटर के रूप में डेवलप हुए। 16 साल के लगभग, मिड 20s कह रहा है। तो अर्ली फेज की बात करें तो 1864 से 1881 में इनका जो फोकस था वो इंटरनेशनल थीम था, क्योंकि हम लोग पढ़े भी कि इनका जो लाइफ था यूरोप और कहाँ, अमेरिका, है ना, अमेरिका, हाँ। तो इसलिए क्रिस क्रॉसिंग होते रहा, कभी यूरोप गए कभी अमेरिका गए। तो यहाँ से इंटरनेशनल थीम पे फोकस करते हुए इन्होंने लिखा एक्सप्लोरिंग अमेरिकन इनोसेंस वर्सेस यूरोपियन सोफिस्टिकेशन। अब देखिए इनका जो वर्क था उसमें इन्होंने थीम जो रखा वो इंटरनेशनल थीम तो था ही, साथ ही साथ इन्होंने दिखाया कि अमेरिका का जो इनोसेंस है और यूरोप का सोफिस्टिकेशन कंफर्टेबल जिसको कह सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं, तो यूरोप की सुख सुविधाएं और अमेरिका का इनोसेंस, दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट करते हुए इन्होंने वर्क्स लिखे। इनके कुछ फेमस वर्क की बात करें, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कमला दास का भी है ना, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इनका है हेनरी जेम्स का। 1881 में आया। डेजी मिलर 1878 में आया। ये अर्ली फेज के इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्या आवाज अभी आपकी नहीं आ रही है जगन्नाथ जी, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। ऐसे शो नहीं कर रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमारे पास। सर पीडीएफ आपका नेट नहीं होगा सर, नेट पे आपका नहीं चल रहा होगा, पीडीएफ है, दिखा रहा है सर। नहीं, जगन्नाथ जी कह रहे हैं आवाज, इसीलिए नहीं यजनाथ सर ही बोल रहे हैं, उनको पीडीएफ शो नहीं कर रहा है, उन्हीं को बोल रहे हैं सर। हाँ, उनका नेटवर्क बहुत इशू होता है, चलिए थोड़ा इंटीरियर में है ना, इसलिए। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1881 में और डेजी मिलर
बोल रहे हैं क्या रवि सर? उनका भी आवाज मेरे रवि सर क्या बोल रहे हैं? उनका भी 11 का जो बोल रहे हैं कि ट्रेड पर लेडी है, खुशवंत सिंह का भी है ना शायद। हाँ मैसेज कर दे रहा हूँ सर, आवाज पता नहीं क्यों हाँ। जा रहा है। अच्छा भैया आ गए। खुशवंत सिंह का भी है, ठीक है। खुशवंत सिंह का हाँ जो सर, 11 क्लास में है 11 क्लास का पहला चैप्टर। हाँ हाँ, पहला चैप्टर। कमला दास का नहीं है सर, कमला दास का नहीं है। हम लोग इससे हाँ ये हेनरी जेम्स का है और उनका खुशवंत सिंह का ही है। दोनों का थीम स्टोरी अलग है सर, दोनों का। हाँ वहाँ तो वो खैर ग्रैंड मदर, वो तो ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। हाँ। चलिए यहाँ देखते हैं। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1881 और डेजी मिलर, इनके फर्स्ट अर्ली की बात करें तो ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट इनके वर्क थे। मिडिल ईयर्स की बात करें तो 1882 से लेके 1895 तक experimented with social and political themes in novels like The Bostonians 1886 and The Princess Casamassima 1886। देखिए जो अर्ली फेज था 1864 से 1881, उसका मेजर थीम क्या था? तो इंटरनेशनल थीम था। जबकि मिडिल ईयर्स की बात करें तो इसमें मेजर थीम क्या था? तो एक्सपेरिमेंट था सोशल और पॉलिटिकल थीम्स को लेकर के। और इसमें जो इन्होंने नॉवेल लिखे उसमें द बॉस्टोनियंस 1886, इसमें लगता है बॉस्टन सोसाइटी को लेकर के कुछ लिखा गया होगा। और द प्रिंसेस कैसेमिसेमा 1886 में ये नॉवेल दोनों आए। और इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंशियल क्रिटिसिज्म भी लिखे, जिसमें इंपॉर्टेंट है द आर्ट ऑफ फिक्शन 1884 में। और ये पीरियड जो है इनके लाइफ का वो अनसक्सेसफुल फॉरे इनटू प्ले राइटिंग में ये बहुत ही अनसक्सेसफुल पीरियड रहा है इनके लाइफ का। ये मिडिल ईयर्स इनके लाइफ का जो मेजर फेज रहा है, दैट इज थर्ड फेज और लास्ट फेज कह सकते हैं इनके लाइफ का, 1896 से 1916 तक। इसमें इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेरिमेंटल वर्क्स को लिखे हैं, जिसमें से कुछ वर्क्स की बात करें तो द विंग्स ऑफ द डॉव 1902 में, द एम्बेसडर्स की बात करें तो 1903 में, द गोल्डन बॉल 1904 में ये वर्क आए। जेम्स डेवलप मॉडर्निस्ट टेक्निक्स का यूज करते हुए इन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें या फिर थर्ड पर्सन नैरेटिव की बात करें, तो ऐसे चीजों का इन्होंने अपने लिटरेचर में यूज करना शुरू किया और मॉडर्निस्ट टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया अपनी राइटिंग। अब आते हैं इनके बाद के लाइफ की बात करें या नेचुरलाइजेशन 1875 में क्या हुआ कि जेम्स जो है परमानेंटली सेटल्ड हो गए यूरोप में। पहले तो वो लंदन में हुए और बाद में राय ससेक्स एक काउंटी है वहां का, काउंटी यानी शहर कह सकते हैं, वहां का एक सिटी, वेयर ही परचेज्ड लैम हाउस इन 1897। जहां इन्होंने क्या किया, लैम के हाउस को इन्होंने परचेज कर लिया। शायद चार्ल्स लैम की ही बात कर रहे हैं। चार्ल्स लैम प्रिंस ऑफ एसे जिनको कहा जाता है, एसे राइटिंग के वो प्रिंस माने जाते हैं। बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिसमें एसेज ऑफ एलिया उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है चार्ल्स लैम का। तो इन्होंने लैम के घर को इन्होंने 1897 में खरीद लिया, डिसइल्यूजन्ड बाय अमेरिकाज न्यूट्रलिटी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और अमेरिका का जो न्यूट्रल बिहेवियर था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, वो इनका एक डिसइल्यूजन था, है ना, डिसइल्यूजन्ड बाय अमेरिकाज न्यूट्रलिटी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ही बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन इन 1915। 1915 में इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गया। 1915 में एक सिग्निफिकेंट जेस्चर ऑफ एलिजियंस टू हिज एडॉप्टेड होम। और एक 1915 में जब ब्रिटिश सिटीजन मिल गया, क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने एक घर खरीदा था, लैम हाउस खरीद लिया था 1897 में। तो वहां से इनको एक पहचान मिल गई, एक एडॉप्टेड होम मिल गया। अब इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो जेम्स को जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले इनके लाइफ में, रिफ्लेक्टिंग हिज लिटरेरी स्ट्रेचर।
अब देखिए ऑनररी डिग्री यानी पीएचडी की डिग्री इनको बहुत सारे यूनिवर्सिटी से मिले, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1911 में वहां से इनको ऑनररी मिला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1912 से में मिला, और ऑर्डर ऑफ मेरिट 1916 में मिला। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक्चुअली क्या होता था कि जो राजा होते थे ना, वो उन अवार्ड देते थे। जैसे जॉन गाल्सवर्दी की बात करें तो उनको भी मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट, हालांकि उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट लेने से मना कर दिया था, वो ऑर्डर ऑफ मेरिट को एक्सेप्ट नहीं किए थे जॉन गाल्सवर्दी। उन्होंने कहा था कि मेरा वर्क जो है वही मेरे लिए सारा प्राइज है, तो ये कह करके उन्होंने उस समय ऑर्डर ऑफ मेरिट को रिटर्न कर दिए थे। तो यहाँ देखिए किंग जॉर्ज फिफ्थ उस समय किंग थे, उन्होंने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको दिया था 1916 में। और ब्रिटेन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न है, वैसे ही ब्रिटेन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि 1916 में इनको मिला। रिकॉग्नाइजिंग जेम्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर, और जैसे भारत रत्न दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ मेरिट भी लिटरेचर के फील्ड में भी दिया जाता है। तो इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, दैट्स व्हाई ही received order of merit in 1916 by King George V. Posthumous recognition, मरणोपरांत इनको कुछ पहचान मिली, जैसे 1976 में इनका एक मेमोरियल स्टोन वाज प्लेस्ड इन पोएट्स कॉर्नर। पोएट्स कॉर्नर में बहुत सारे, पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर है जहाँ पे बहुत सारे जेफरी चौसर हो गए, उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जो फेमस फेमस पोएट रहे हैं, उन लोगों को वहां बरीड किया गया, दफनाया गया मरणोपरांत। तो उस पोएट्स कॉर्नर में इनका भी एक मेमोरियल स्टोन लगाया गया है, ठीक है, ऑनरिंग हिम एज अ नॉवेलिस्ट सिटीजन ऑफ 2 कंट्रीज। इनको ऑनर दिया गया है एज अ नॉवेलिस्ट और सिटीजन ऑफ 2 कंट्रीज, 2 कंट्री के सिटीजन के रूप में इनको ऑनर दिया गया है। अब आते हैं लीगेसी की बात करें तो हेनरी जेम्स की जो लीगेसी है इज मोन्यूमेंटल, इन्फ्लुएंसिंग बोथ लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी। जो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंसिंग बोथ लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी, लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं। लिटरेरी इन्फ्लुएंस की बात करें तो जेम्स ब्रिज रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म, पायनियरिंग साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेशन। अब देखिए लिटरेरी इन्फ्लुएंस इनका क्या है, तो जेम्स ब्रिज की जो थ्योरी थी रियलिज्म और मॉडर्निज्म, और पायनियरिंग साइकोलॉजिकल रियलिज्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेशन से ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। His focus on character psychology influenced writers like Edith Wharton, Virginia Woolf and James Joyce. इनके जो फोकस कैरेक्टर्स हैं वो साइकोलॉजिकली क्या किए हैं, इन्फ्लुएंस किए हैं कुछ राइटर को, यानी इनके कैरेक्टर से कुछ राइटर इन्फ्लुएंस्ड हुए, जिसमें 2 तो यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर दिख रहे हैं, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस। उसके अलावा एडिथ वॉर्टन, ये लोग इनके कैरेक्टर्स से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, जो इन्होंने कैरेक्टर्स को चूज किया अपने नॉवेल में। अब आते हैं फिल्म एडेप्टेशंस। इनके बहुत सारे वर्क्स पे सिनेमा भी बने, इसमें से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1996, द विंग्स ऑफ द डॉव 1997 एंड द टर्न ऑफ द स्क्रू 1961 एज द इनोसेंट्स हैव बीन एडेप्टेड इनटू फिल्म्स। ये जो वर्क हैं ये सबको फिल्म के रूप में अडॉप्ट किया गया, अफर्मिंग देयर एंड्योरिंग अपील। अफर्मिंग यानी पॉजिटिवली वो एंड्योर करते हैं अपील को। अब आते हैं क्रिटिकल रिकॉग्निशन। अपील करने का मतलब कह सकते हैं कि उनके ये को टच करते हैं कहीं ना कहीं सेंसरी ऑर्गन्स को, है ना, रीडर्स के सेंसरी ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं अपील करते हैं इनके ये सारे वर्क्स। अब आते हैं क्रिटिकल रिकॉग्निशन। इनको जो क्रिटिकल पहचान मिली वो क्या था, तो द हेनरी जेम्स रिव्यू पब्लिश थ्राइस ईयरली, प्रत्येक साल 3 बार ये पब्लिश हुआ, है ना, एंड एक्सटेंसिव स्कॉलरशिप, एग्जाम्पल ऑन द टर्न ऑफ द स्क्रू
अंडरस्कोर्स हिज एकेडमिक सिग्निफिकेंस। इनका जो एकेडमिक सिग्निफिकेंस रहा है, जो इम्पोर्टेंस रहा है, ठीक है, वो क्या रहा है, तो क्रिटिकल रिकॉग्निशन कैसे मिला। तो इनका जो हेनरी जेम्स का रिव्यू था वो ईयरली पब्लिश होता था 3 बार, है ना, थ्राइस। अब आते हैं इंटरनेशनल थीम्स। इनके कुछ वर्क्स हैं जिसमें इंटरनेशनल थीम्स है, खास करके अर्ली फेज ऑफ वर्क्स इनकी बात करें, जिसमें द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी शायद इनका अर्ली फेज ऑफ वर्क था। His exploration of cultural clashes between Americans and Europeans remains relevant, offering insights into identity and globalization. इंटरनेशनल थीम्स पे बेस्ड इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, जिसमें से अमेरिकन्स और यूरोपियंस कल्चर्स के बीच जो क्लैश है ना, उस चीज को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, सुटेबल है। साथ ही साथ ये ऑफर करते हैं क्या चीज को, तो इंसाइट्स इनटू आइडेंटिटी, पहचान और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन करने का मतलब कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पहचान और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन की बात करें कहीं। अब आते हैं नैरेटिव इनोवेशन की बात करें, तो जेम्स यूज ऑफ लिमिटेड थर्ड पर्सन नरेशन एंड एम्बिग्विटी रिवॉल्यूशनाइज्ड स्टोरी टेलिंग, मेकिंग रीडर्स एक्टिव इंटरप्रेटर्स। जेम्स जो है वो थर्ड पर्सन नरेशन का यूज करते हैं, बहुत ही लिमिटेड, और इनके वर्क्स में एम्बिग्विटी, क्या हुआ, द्विअर्थी, एम्बिग्विटी यानी डबल मीनिंग वाला बात करना। ओके ओके सर। एम्बिग्विटी, रिवॉल्यूशनाइज्ड स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग को में जो परिवर्तन आया, यानी थर्ड पर्सन का इन्होंने यूज किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया, एम्बिग्विटी का यूज किया। ये सब चीजों के कारण क्या हुए कि रीडर्स जो थे इनके, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए और इनके वर्क्स को बहुत ज्यादा वो लोग पढ़ने लगे, है ना, रीडर्स एक्टिव इंटरप्रेटर्स बने। अब आते हैं इनके कुछ कंप्लीटेड वर्क्स की बात करें, तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, जिसमें जेम्स वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली प्रोलिफिक, producing 22 novels. 22 फिक्शन वर्क्स, बहुत सारे नॉन फिक्शनल वर्क्स को भी इन्होंने लिखा है। जिसमें से नॉन फिक्शनल वर्क्स की बात करें तो इसमें क्रिटिसिज्म इंक्लूडेड है, ट्रेवल राइटिंग है, ऑटोबायोग्राफीज है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जिन कैटेगराइज किया गया, हाईलाइट किया गया इनके वर्क्स को। जेम्स ने टोटल 22 नॉवेल्स लिखे, ठीक है, जो कि मैगजीन्स में अक्सर क्या किए गए हैं, सीरियलाइज्ड किए गए हैं, जिसमें द अटलांटिक मंथली, है ना, कौन से मैगजीन में, द अटलांटिक मंथली में ये सीरियलाइज्ड किया गया है, यानी सीरियली ईयर वाइज उनके नॉवेल्स को लिखा गया है। 22 नॉवेल्स जो इन्होंने लिखा है। इनके नॉवेल्स की बात करें तो 3 फेज में डिवाइड किया गया। पहला फेज क्या था, अर्ली फेज में ये इंटरनेशनल थीम पे लिखते थे। मिडिल एज और मिडिल फेज की बात करें तो इसमें ये सोशल और पॉलिटिकल थीम्स पे बेस्ड लिखते थे। और लास्ट जो मेजर इनका फेज था वो एक्सपेरिमेंटल पे बेस्ड था। एक्सपेरिमेंटल भी था तो इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, इंटरनेशनल आइडेंटिटी और ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, इनसाइट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी और ग्लोबलाइजेशन, उस पे बेस्ड था अधिकतर वर्क्स इनके। अब देखते हैं इनकी 22 नॉवेल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। वॉच एंड वॉर्ड 1871 में आया, वॉच एंड वॉर्ड 1871 में आया। रॉड्रिक हडसन 1875 में आया। द अमेरिकन 1877 में आया। द यूरोपियंस ठीक उसके एक साल बाद आया 1878 में। कॉन्फिडेंस 1879 में। वॉशिंगटन स्क्वायर 1880 में और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1881 में। द बॉस्टनियंस 1886 में आया। द प्रिंसेस कैसामैसिमा 1886 में। द रेवर पैरेटर 1888 में। द ट्रेजिक म्यूज 1890 में। द अदर हाउस 1896 में। द स्पॉइल्स ऑफ पॉइंटन 1897 में।
What Macy Knew 1897 में, The Awkward Age 1899 में, The Sacred Fount 901 में आया, The Wings of the Dove 902 में आया, The Ambassadors 903 में आया, The Golden Ball 904। अब यहाँ से एक वर्क ध्यान में आ रहा है, इंडियन राइटर का था, द गोल्डन हाउस था ना, एक कोई वर्क पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, गोल्डन हाउस। एक गोल्डन हाउस भी था, इंडियन राइटर का था। द गोल्डन बॉल 904 में आया, द होल फैमिली 908 में आया, कोलैबोरेटिव वर्क है इनका, एक इकलौता वर्क नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ मिलके ये वर्क को लिखे थे, द होल फैमिली 1908 में। द आउटक्राई 1911 में, द आइवरी टावर, आइवरी कहने का मतलब हाथी के दांत, 1917 में ये आया, जो कि अनफिनिश्ड वर्क था। ये टोटल 22 नॉवेल्स थे, कह सकते हैं इनका जो इंडिविजुअल नॉवेल था वो 21 था, और एक कोलैबोरेटेड नॉवेल था वो था द होल फैमिली 1908 में। और जो अनफिनिश्ड है, अक्सर क्वेश्चन ऐसे, हाँ वेरी गुड, देखिए राहुल सर बता रहे सलमान रश्दी का था। द आइवरी टावर जो है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे विलियम शेक्सपियर का एक अनफिनिश्ड प्ले है द टेम्पेस्ट, अक्सर क्वेश्चन उसे पूछ देता है कौन सा प्ले जो है अनफिनिश्ड था, तो ऐसे ही इनका ये द आइवरी टावर 1917 में अनफिनिश्ड वर्क था। अनफिनिश्ड नहीं कहेंगे द टेम्पेस्ट को, वो कंप्लीट लास्ट प्ले था शायद, लास्ट प्ले था द टेम्पेस्ट। आगे स्क्रॉल कीजिए सर। हाँ, अब आते हैं शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेलाज। जैसे स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़े कि जब ये मिड 20s में थे तो बहुत सारे शॉर्ट फिक्शंस लिखते थे, यानी नोवेला लिखते थे, है ना। तो शॉर्ट स्टोरीज और नोवेला इन्होंने लिखा है, टोटल 112 टेल्स लिखे। जैसे जॉफरी चौसर की बात करें तो उन्होंने 60 टेल्स लिखने के बारे में सोचा था, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, अनफिनिश्ड रह गया था वो टेल। तो ऐसे ही इनका जो टेल है वो लगभग 112 टेल्स इन्होंने लिखा है। और इसको कैटेगराइज करें तो एनेक्डोट्स करने का मतलब है कि किंवदंती जो ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, कोई रिटन फॉर्म नहीं होता। अब देखिए एनेक्डोट्स कहें तो इसको दो वर्ड में डिवाइड किया गया, एक शॉर्ट है, एक फोकस्ड है। और नोवेलास जो है वो लॉन्गर है और साइकोलॉजिकल रिच है, ठीक है। अब आते हैं इनके कौन कौन से शॉर्ट स्टोरीज एंड नोवेलाज हैं, कुछ यहाँ देखते हैं। अ ट्रेजेडी ऑफ एरर 1864 में आया, डेजी मिलर 1878 में आया, द एस्पर्न पेपर्स 1888 में आया, द पुपील 1891 में आया, द टर्न ऑफ द स्क्रीव 1898 में आया, द बीस्ट इन द जंगल 1903 में आया, द जॉली कॉर्नर 1908 में, द फिगर इन द कारपेट 1896 में, द डेथ ऑफ द लायन 1894 में, द अल्टर ऑफ द डेड 1895 में। ये सब कुछ इनके शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेलाज हैं। अब आते हैं इनके कुछ नॉन फिक्शन की बात करें तो देखिए नॉन फिक्शन में लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इन्होंने फ्रेंच पोएट्स और नॉवेलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है 1878 में, हावथॉर्न 1879 में, पार्शियल पोर्ट्रेट्स 1888 में, एसेज इन लंदन एंड एल्सवेयर 1893 में, नोट्स ऑन नॉवेलिस्ट्स 1914 में, व्यूज एंड रिव्यूज 1908 में, द आर्ट ऑफ फिक्शन बहुत ही फेमस इनका है नॉन फिक्शन 1884 में। ट्रेवल राइटिंग की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे ट्रेवलॉग भी लिखे हैं, जिसमें अ लिटिल टूर इन फ्रांस 1884 में आया था, अ लिटिल टूर इन फ्रांस। इंग्लिश आवर्स 1905 में, द अमेरिकन सीन 1907 में,
इटालियन आर्स 1909 में। बायोग्राफी भी इन्होंने लिखा है, इसके लाइफ पे बेस्ड विलियम वैटमोर और अपने दोस्तों की जीवन पे बेस्ड इन्होंने बायोग्राफी भी लिखा है। विलियम वेटमोर स्टोरी एंड हिज फ्रेंड्स 1903 में आया। प्लेज भी इन्होंने लिखा है ना, हालांकि ये अनसक्सेसफुल रहे। 12 प्ले इन्होंने लिखा, लेकिन लगभग क्या थे, वो अनसक्सेसफुल थे। कौन कौन से प्लेज लिखे? तो डेजी मिलर 1883 में एडेप्शन था। द अमेरिकन 1891 में एडेप्ट किया गया इस प्ले को। गाय डॉमविल 1895 में, द हाई बीट 1908 में, द आउटक्राई 1917 में। अब आते हैं ऑटोबायोग्राफीज की बात करें तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज भी लिखे हैं। जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हैं इनके लाइफ और फैमिली को लेकर के, उसमें स्मॉल बॉय एंड अदर्स 1913 में आया था। नोट्स ऑफ अ सन एंड ब्रदर 1914 में, द मिडिल ईयर्स 1917 में। These are some famous autobiographies of Henry James. अब आते हैं मेजर वर्क्स, कैरेक्टर्स एंड थीम्स की बात करें। कितना पेज है सर? ये मेजर वर्क्स देखिए कितना पेज का बनाए हैं। 1 2 और है 2 ही पेज है, 3 पेज है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जिसमें एक नॉवेल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1881 में आया। इसमें जो कैरेक्टर है वह इजाबेल आर्चर है, जो कि इंडिपेंडेंस खोजती हैं। इनको क्या मिला है? तो बहुत ज्यादा संपत्ति मिला है, बट मैरिज द मैनिपुलेटिव गिलबर्ट ऑसमंड। लेकिन एक मैनिपुलेटिव आदमी से उसकी शादी हो गई, और उसका नाम क्या है? गिलबर्ट ऑसमंड है। मैनिपुलेट करने वाला, यानी क्या कहेंगे, अपने बातों में बहलाने फुसलाने वाला, दैट इज मैनिपुलेटिव। गिलबर्ट ऑसमंड जो है एक चार्मिंग इंसान तो है, लेकिन बहुत ही क्रूअल है, एक्सपेक्ट्राइट। एकदम समझ लीजिए विलियम शेक्सपियर का ओथेलो में जो इयागो कैरेक्टर है, बिल्कुल उसके जैसा गिलबर्ट ऑसमंड। क्रूअल है, चार्मिंग तो है। टू मैरिज इजाबेल फॉर हर मनी। इजाबेल आर्चर से वो शादी क्यों करते हैं गिलबर्ट ऑसमंड? तो बिकॉज ऑफ हर मनी, पैसे के लालच में बेचारा शादी कर लेता है। मैडम मार्ले जो है वो ऑसमंड्स के फॉर्मर मिस्ट्रेस हैं। हु ऑर्केस्ट्रेट्स इजाबेल्स मैरिज, जो इजाबेल के मैरिज को क्या करती हैं? ऑर्केस्ट्रेट्स करती हैं, यानी उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं कि परफॉर्म करती है मैडम मार्ले। राल्फ टचेट नेक्स्ट कैरेक्टर है इस वर्क में, जो कि इजाबेल के कजन हैं, और वो लव करती हैं, लव हर हु लव्स हर, है ना, इजाबेल को लव करती हैं, बट वॉर्न्स अगेंस्ट ऑसमंड, लेकिन अक्सर वॉर्न करते रहती है। राल्फ टचेट जो है इजाबेल को समझाती है कि ऑसमंड से बच के रहना, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी किया है, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेगा, कुछ ना कुछ गलत करेगा। अब आते हैं इसमें थीम की बात करें तो इंटरनेशनल थीम है, जिसमें अमेरिकन इनोसेंस को, देखिए इजाबेल को बड़ा इनोसेंस दिखाया गया है कि अमेरिकन लोग जो हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, और यूरोपियन लोग जो होते हैं वो बहुत ही कनिंग होते हैं। कनिंग का मतलब कह सकते हैं कि शैतान एक तरह से, ठीक है। ऑसमंड मार्ले, ये 2 कैरेक्टर हैं, एक ऑसमंड और एक मैडम मार्ले। ये दोनों के थ्रू ये चीज दिखाया जा रहा है कि यूरोपियन लोग कैसे कनिंग हैं, चालाक। हाँ ठीक, कनिंग का मतलब चालाक, धूर्त। चालाक नहीं कहेंगे, देखिए चालाक का मतलब हो गया क्लेवर, चालाक पॉजिटिव चीज होता है। धूर्त हो गया,
हाँ, धूर्त, नेगेटिव, है ना। कनिंग का मतलब नेगेटिव वाला, दैट इज हाँ, धूर्त हमेशा क्या करेगा, आपको ठगने का काम करेगा, मीठी मीठी बात को बोल करके। ठीक है, तो कनिंग ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं और थीम क्या है। तो ये तो इंटरनेशनल थीम था। दूसरा पर्सनल फ्रीडम वर्सेस सोशल कॉन्स्ट्रेंट, ये थीम भी है इस नॉवेल में, इस वर्क में इनका। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, तो इजाबेल का क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी इज थ्वार्टेड बाय मैरिज एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। इजाबेल की जो क्वेस्ट है, खोज है फॉर ऑटोनॉमी, इज थ्वार्टेड बाय मैरिज, बेचारी की शादी तो हो जाती है और सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशंस उससे होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल फ्रीडम तो चाहती हैं, लेकिन क्या है, सोशल कॉन्स्ट्रेंट इनके साथ होता है। तो इस थीम को लेकर के लिखा गया, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने। अब आते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी इस नॉवेल का थीम है। चैप्टर 42, जब इस नॉवेल को पढ़ेंगे तो उस नॉवेल का चैप्टर 42 में लिखा गया है, इजाबेल सिस्टम ऑफ कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्शन शोकेसेस जेम्स मॉडर्निस्ट टेक्निक, है ना। जब चैप्टर 42 इस नॉवेल का पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको दिखाई देगा। इजाबेल का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहने का मतलब है कि अपने अंदर की बात को बोलना, है ना। और जेम्स का जो मॉडर्निस्ट टेक्निक है उसका यूज आपको इसमें दिखाई देगा, क्योंकि मॉडर्निस्ट के रूप में इन्होंने दो टर्म को ज्यादा यूज किए थे, दो नहीं 3-4 हैं, जिसमें से दो मेजर थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और थर्ड पर्सन नैरेटिव। अब आते हैं मैरिज एंड मनी, इसका थीम है मैरिज एंड मनी भी, शादी और पैसा। तो ये आप शुरू में ही हम लोग पढ़े द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में इजाबेल से शादी जो करते हैं गिलबर्ट ऑस्मंड, वो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हर मनी। तो यहाँ देखिए, एक्सप्लोर्स हाउ वेल्थ शेप्स रिलेशनशिप्स एंड पावर डायनेमिक्स, कैसे पैसा जो है वो रिश्ते को बनाता है और पावर के अलग अलग डायनेमिक्स, है ना। यानी पावर अलग अलग तरह से हो सकते हैं, पैसे का भी पावर होता है किसी के पास नॉलेज का पावर है, तो सब अलग अलग तरह से पावर के डायनेमिक्स है। अब आते हैं नेक्स्ट इनके जो वर्क हैं, दैट इज द बोस्टोनियंस, 1886 में आया, ये भी इनका एक फेमस नॉवेल है। इसमें कौन कौन कैरेक्टर है, तो ऑलिव चांसलर जो हैं इसमें कैरेक्टर हैं, जो कि एक बॉस्टन फेमिनिस्ट हैं, जो क्या खोजती हैं, हु सिक्स टू मेंटोर वेरेना, जो वेरेना को वो खोजती है मेंटोर वेरेना को। वेरेना टैरेंट कौन है, तो एक कैरिस्मेटिक यंग वुमेन है, टॉर्न बिटवीन ऑलिव एंड बैसिल, जो ऑलिव और बैसिल के बीच अक्सर पिसा जाती है, कहीं ना कहीं उसका जीवन बर्बाद होने लगता है। बैसिल रैनसम कौन है, तो एक कंजर्वेटिव साउदर्नर, जो कि वेरेना को क्या करते हैं, लव करते हैं, हु लव्स वेरेना। अब आते हैं थीम की बात करें तो इसमें फेमिनिज्म और पैट्रियार्की को दिखाया गया है कि वीमेन्स के राइट्स को एग्जामिन करते हुए और मेल का डोमिनेंस जो है, इस चीज को दिखाया गया है। नेक्स्ट इसका थीम इस नॉवेल का है द बोस्टोनियंस का, वो है सोशल रिफॉर्म, क्रिटिक्स द टेंशन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी। यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या चीज को लेके टेंशन, क्या चीज का टेंशन है, तो दो चीज है, एक है प्रोग्रेसिव और दूसरा है ट्रेडिशनल, वही पुराने आइडियोलॉजीज को लेकर के। तो ये दोनों चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं इसमें दिखाया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है लव एंड कंट्रोल। यहाँ देखिए, ऑलिव और बैसिल्स जो हैं दोनों एक दूसरे के राइवलरी है, ठीक है, ओवर वेरेना के ऊपर ये दोनों क्या है, राइवल हैं, जो कि पॉजेसिव लव को हाईलाइट करते हैं। अब आते हैं द विंग्स ऑफ द डॉग, 1902 में आया। इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो मिल्ली थियल जो है वो एक फेमस कैरेक्टर हैं, वेल्दी टर्मिनली इल अमेरिकन हायरिस, ये अक्सर बीमार रहती है ना, पैसे वाली तो है लेकिन अक्सर ये बीमार रहती है, टर्मिनली इल अमेरिकन हाई रिस्क।
नेक्स्ट है केट क्रॉय। केट क्रॉय कौन है? तो एक स्कीमिंग वुमेन है जो मैनिपुलेट करती है मिल्ली को। क्यों चीज के लिए? क्या चीज के लिए? तो फाइनेंशियल गेन के लिए, कि कहीं से पैसा मिल जाए। नेक्स्ट है मॉर्टन डेंसर। मॉर्टन डेंसर कौन है? तो केट की लवर है और कॉन्फ्लिक्टेड बाय हर प्लान। अब आते थीम्स की बात करें। कहाँ तो हम खाना तो बनेले हैं। कहाँ बनेले? कहाँ? कुकरवा कखन बनौले? बना के अचानक नींद आ गई। ना खेबे? बनैले होई। खान तो कहाँ गए? अरे ना खेबो नहीं ठीक लगा। दलिया रख। दाल रख में। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ना करें। नहीं। दाल रख में तो रख ले दाल सब्जी। अच्छा रह रहे हैं तो। रह रहे हैं तो डूबिए रह रहे हैं। दुर्गा जी की भी। मिठुआ में ऐसा करला।